हेलो एवरीवन। तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को जर्मनी के कैम्पटन शहर में हुआ था। ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। 19वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहता है? चार्ल्स डार्विन को। 19वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहता है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारा एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी इनको कहते हैं क्योंकि इनको एवोल्यूशन भी पढ़ा था, एवोल्यूशन के भी योगदान दिया। फिलॉसफी, हिस्ट्री, सिस्टमैटिक्स, जियोग्राफी एंड टैक्सोनॉमी बहुत सारे योगदान दिया। 80 ईयर का करियर था इन्हें, ठीक है। इन्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो किसी और ने दी, उनका नाम था वो चीज़ थी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट इस चीज़ पर बेस्ड है, किस चीज़ पर ये पूछ सकते हैं, कभी क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट किस चीज़ पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब दो पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है। अगर ये दो पॉपुलेशन इंटरब्रीड कर सकती हैं, अपनी से संतान उत्पन्न कर सकती हैं, तो ये एक ही स्पीशीज कहला सकते हैं। अगर ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, तो ये आइसोलेटेड स्पीशीज है, मतलब ये अलग स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्शन के बेस पर दो स्पीशीज को आइसोलेट करना, उसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कह सकते हैं। और इसे दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। कौन सी स्पीशीज की बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, राइट। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक, इन्हें 3 प्राइज दिए थे, क्रेफर्ड प्राइज, बाल्टन प्राइज एंड द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। इसको इस तरह से आता है, BIC का क्या होता है, 83, 94 और 1999। कौन सी बाल्टन प्राइज को 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज को 1994 में और क्रेफर्ड प्राइज को 1999 में दिया था, ठीक है। एट द एज ऑफ 100 या 2004 में एक्सपायर कर गया। मैं दुनिया को अलविदा कर टाटा बाय बाय, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं, 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन को कहते हैं, और 21st सेंचुरी कभी लिख जाए तो आंसर दोनों में से मत लगाना, वो कोई दूसरा ही होगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई 21st सेंचुरी, है ना। अब पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन या कि लिविंग वर्ल्ड है क्या, हम जानेंगे, हम पढ़े क्यों, और यही सारे क्वेश्चन। लास्ट में आता है एक पॉइंट, अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग। 2 क्वेश्चन होते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ को नॉट अटेम्प्ट, वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन को नहीं जान पाए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग को पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पर हम लिविंगनेस को डिफाइन कर सकते हैं कि वो लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। मतलब किसी चीज़ को किसी बेस में बनाएंगे ना, जिसकी जैसे हम किसी लिविंग की आवाज़, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इमीडिएटली कम्स इनटू माइंड, जिसका नाम कहते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट सुटेबिलिटी, मतलब सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करेक्टर रहते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन इसके आगे जाए तो मेटाबॉलिज्म भी एक करेक्टर हो सकता है लिविंगनेस का। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब अपनी संतान उत्पन्न करना, ये भी एक करेक्टर हो सकता है। रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, दीज इमर्जेंट टू दीज वेस्ट। अगर इसकी बात करें, चलिए ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक हेडिंग डाल लेते हैं, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, देखो, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर टू इन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी ने सीखा लिखा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर टू इन करेक्टर ऑफ। ये होता क्या, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन, देखिए कोई सेल है छोटी है, उसमें बढ़ गया मास, तो ये इंक्रीज इन मास हो गया। अगर ये सेल में मास बढ़ा है, ठीक है, तो इसमें डिवीजन हो, क्योंकि डिवीजन सेल डिवीजन होगा, तो ये 2 सेल्स बन जाएगी। ये क्या, 1 से 2 बन गई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको कहते हैं ग्रोथ।
इंक्रीज इन मास इसको भी कहते हैं। तो क्या ये ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ एनसीईआरटी ने इस चीज़ को बोला कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ कहते हैं, राइट। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगला पॉइंट है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीजन। तो क्या यूनिसेलुलर सेल डिवीजन से ग्रोथ नहीं कर सकते? दोनों ही, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों ही सेल डिवीजन से ही ग्रोथ करते हैं। जैसे ये लिखा है, तो सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीजन, और पहले क्या लिखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीजन, राइट। इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में ग्रोथ जो होती है कंटिन्यूसली होती है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक लाइफ है, जब तक पत्तियाँ, जब तक जाइलम फ्लोएम काम कर रहा है, तब तक ये में ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं, एनिमल के केस में होता है कि ग्रोथ होती अप टू अ सर्टन एज, मतलब एक निश्चित एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद वो जिंदा तो रहता है पर ग्रोथ नहीं। जैसे ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी 6 फीट की हाइट पहुँचती बाद उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में, सर्टन केसेस में, जब कुछ लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, लेकिन ऐसी इन विट्रो कल्चर में सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रो, नंबर ऑफ सेल मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लो तो कह सकते हैं कि ये ग्रोथ है। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट, हायर एनिमल मतलब एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, प्लांट की बात, और एनिमल की बात करें वर्टिब्रेटा वगैरह, कॉर्डेटा वगैरह, ये हायर एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं हायर, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हायर प्लांट कहते हैं। इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है एक्सक्लूसिव इवेंट? एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हुआ कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ग्रोथ होगी तो अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन होगा तो अलग चीज़ है। एक्सक्लूसिव इवेंट अलग अलग इवेंट हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में ये इंक्लूसिव इवेंट हो सकते हैं। लेकिन हमने पीछे पढ़ा कि ग्रोथ को अगर इंक्रीज इन मास को अगर क्राइटेरिया, ग्रोथ का क्राइटेरिया मान लें तो माउंटेन्स, बॉर्डर्स और सैंड मॉल्ड भी, इनमें भी तो ग्रोथ होती है, लेकिन ये ग्रोथ एक्सटर्नल होती है। मतलब ये माउंटेन है तो इस पर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो गया तो इसको ग्रोथ कहते हैं। लेकिन क्या ये रियल ग्रोथ है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है? नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होगी फ्रॉम इनसाइड, है ना, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लिविंग में होती है तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और अगला पॉइंट है ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, साफ साफ लिख दिया कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है, सिर्फ लिविंग में ही ग्रोथ होती है। अगला आते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन ये एक हेडिंग है, राइट, ये है लाइक वाइज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ये भी देखो सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कि लाइक वाइज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म करेक्टर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये भी नहीं है। ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, ये दोनों क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी करेक्टर हैं कि हाँ अगर किसी में पाया जा रहा है तो ये लिविंग है। ओके, अगले बढ़ते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी फीचर सिमिलर और लेस सिमिलर। देखो हम क्या होता है जब हम यूनिसेलुलर, इस दो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, क्लियर समझते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये एग्जैक्ट कॉपीज भी हो सकती हैं, जैसे कि क्लोन्स। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनमें क्या होता है अपनी संतान बनती है, लेकिन कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से। अब माइटोसिस में कोई रिकॉम्बिनेशन तो होता नहीं, अगर कभी पढ़ा हो आपने तो समझ सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन तो होता नहीं, तो ये अपने ये संतान हो सकती है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएबिलिटी आती है, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ये सिमिलर नहीं होती, थोड़ा सा वेरिएशन आता है अपने पेरेंट से, मोर और लेस सिमिलर। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉजिटिव फीचर मोर और लेस सिमिलर, ठीक है ना। इनवेरिएबली, इन इम्प्लिसिट, इसका मतलब क्या होगी, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी तो एक प्रोजेनी, वो भी तो एक रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। तो फंजाई मल्टीप्लाई कर, फंजाई की बात करें, फंजाई
multiplied and spread easily due to millions of asexual spore. Asexual मतलब ऐसे स्पोर जो एक्सियल asexual reproduction इन्वॉल्व होते हैं, उनको asexual reproduction के फंजाई प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लोअर आर्म की बात करें जैसे ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लेरिया जो कि फ्लैट वर्म है, प्लेटी हेलमिंथीस का ऑर्गेनिज्म है, फ्लैट वर्म प्लेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू जनरेशन क्या मतलब? एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स द न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर प्लेरिया के टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको ट्रू जनरेशन इसलिए कहते हैं, इसकी बहुत रीजन कैपेसिटी बहुत है, हाई रीजनरेशन पावर होता है। अगर प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ेंगे उसमें हाई रीजनरेशन पावर ये वर्ड लिखा है, ठीक है। इसके बाद फंजाई फ्लामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनिमा ऑफ मास। एक साथ इसको याद करना, फंजाई फ्लामेंटस है कि प्रोटोनिमा ऑफ मास एज ए फॉर्म ऑफ सॉन्ग के रूप में याद करना, गाने के रूप में। फंजाई फ्लामेंटस की प्रोटीनिमा ऑफ मास ऑल इजिली फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन चार चीज़ें होती हैं, उसी प्लेरिया, फंजाई, फ्लामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास। ये कैसे फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं? व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर एल्गी, रिप्रोडक्शन में सिनोनिम्स किसको होता है? मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सिनोनिम्स भी हैं। मतलब हम बहुत ही क्लियर नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन है या फिर ग्रोथ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये कह सकते हैं हम बहुत क्लियर नहीं है कि इसको रिप्रोडक्शन कहें या ग्रोथ कहें। क्योंकि यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन गई है ना, एक सेल से दो सेल बन जा रही, अब इसको सेल डिवीजन कहते हैं इस प्रोसेस को। अब इसको रिप्रोडक्शन बोले क्योंकि दो चीज इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बनने को ग्रोथ भी कहते हैं ना, और जब एक से दो चीज़ बन रही है तो उसको रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो हम बहुत क्लियर नहीं है कि इसको सेल डिवीजन कहें या रिप्रोडक्शन कहें, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे लगा कि देर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स की बात करें, स्टेराइल वर्कर्स भी की बात करें, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन की बात करें। ये तीनों चीज़ क्या होती है, म्यूल्स हो, वर्कर भी हो, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो, तो ये अपने ऐसी संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो क्या इनको हम डेड मान लें? नहीं, ये भी लिविंग है, बस क्या है कि इनमें रिप्रोडक्शन है, ये संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी अन इनक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर। ग्रोथ भी नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है, ये भी नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है, ठीक है। ऑफ कोर्स आगे लिखा है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। दुनिया में कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन हो। अगर किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पक्का है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कह सकते हैं कि नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी हो सकता है, राइट। अगली प्रॉपर्टी आती है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उस केमिकल रिएक्शंस का जो सम होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। चाहे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एटसेट्रा हमारी बॉडी में चलते रहते हैं ना, इन सब का सम जो होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिखा है साफ साफ कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रही है तो वो लिविंग है, ये अब विदाउट एक्सेप्शन। आगे लिखा है विदाउट एक्सेप्शन, आगे मिल जाएगा तुम देखो। While metabolism is a defining feature, ये डिफाइनिंग फीचर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर सेल फ्री सिस्टम में कोई रिएक्शंस हो रही है, एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नहीं है और ना ही नॉन लिविंग है। तो फिर है क्या? ये लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शन है। ये बात ध्यान दें, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये लैंग्वेज यहाँ पे कि नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। और जब मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, किसी चीज़ में,
तो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, अगला स्टेप मिलता है रिजल्ट जिसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सेल का बनना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसको हम मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर है, राइट। अगले बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी आती है सेंसिटिविटी, मतलब एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। हम सब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो किसी में प्रोटोप्लाज्म है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होगी कि वो सेंसिटिव होती है, अपने सराउंडिंग से सेंसिटिव होगा, मतलब बाहर क्या हो रहा है इस चीज़ को वो जान रहा होगा, कहाँ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, डजंट मैटर, अपने सराउंडिंग से हमेशा अवेयर होता है। अवेयरनेस अबाउट देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, इसको हम कॉन्शियस कहते हैं। अवेयरनेस अबाउट देयर सराउंडिंग, इसको कॉन्शियस कहते हैं। ह्यूमन आदमी कॉन्शियस होती है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है अवेयरनेस अबाउट सेल्फ कॉन्शियस, हिम सेल्फ, अपने आप से अवेयर ऑफ हमसेल्फ, इसको सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पाती है अवेयरनेस अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ का भी क्वेश्चन है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पे पाई जाती है। अगर कहें सिर्फ कॉन्शियसनेस की, तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी में पाई जाती है, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग में पाई जाती है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या सीखा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला था एक और टर्म आता है सेल्फ कॉन्शियस। अगर कोई पेशेंट कॉमा में, हॉस्पिटल में, कॉमा में है, तो क्या वो लिविंग होगा और नॉन लिविंग होगा, क्यों, उसमें तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, तो लिविंग होगा नॉन लिविंग। तो आपसे किसी एक प्रॉपर्टी को, इससे सवाल जवाब ये है कि किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर हम उसको नहीं कह सकते वो डेड है, जब तक बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेकर कह सकते हैं। तो हमें सिर्फ उसमें सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन मेटाबॉलिज्म तो हो रही है ना, तो उसको हम लिविंग कहेंगे, राइट। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या होता है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, जैसे हमने पहली वीडियो में मेरा बताया गया कि मैंने सेल बनाई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से एटम बनता है, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल मिलने से सेल बनती है, सॉरी कंपाउंड बनता है, कंपाउंड के मिलने से सेल बनती है, सेल के मिलने से टिश्यू मिलते हैं। तो क्या टिश्यू कैसे बन जाता है, टिश्यू ऐसे कैसे बनता है, देखो नंबर ऑफ सेल्स, क्या ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू नहीं, इनका जब इंटरेक्शन होता है ग्रुप ऑफ सेल्स को, ये सेल्फ इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो क्या है, जब सेल्स की इंटरेक्शन होता है तब एक टिश्यू मिलता है, हायर प्रॉपर्टी मिलती है। तो क्या अब इसकी सेल में, तो सेल में क्या होता है, वैक्यूल होती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, और लाइसोसोम होता है, गॉल्जी बॉडी होती है। क्या ये एक अकेला बन जाता है, क्या ये अकेला सेल को ना, नहीं, क्या ये अकेला सेल को बना रहा है, नहीं, क्या ये अकेला सेल को बना रहा है, नहीं, कि गॉल्जी बॉडी सिर्फ अकेले सेल को बना रही, नहीं, इंटरेक्टिव सिस्टम हो, जब इनकी वजह इंटरेक्शन होता है तब एक सेल का निर्माण होता है, राइट। और सेल, अब गॉल्जी बॉडी की बात कर लें या किसी वैक्यूल की बात करें, तो वैक्यूल के आगे गॉल्जी बॉडी के सिर्फ अकेले इस सेल को बनाती नहीं, उनमें भी एक इमर्जेंट, जब ढेर से इंटरेक्टिव सिस्टम, जब सेल ऑर्गेनेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब सेल बनती है, और सेल इंटरेक्ट करती हैं तब एक टिश्यू बनता है। तो कह सकते हैं इंटरेक्शन अबाउट द लोअर कंपोनेंट सब लेवल गिव्स इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ हायर लेवल। यही आपको इस दिखाया गया है, क्या है कि property of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell। यही साफ साफ लिखा है कि जब सेल्स के अंदर इंटरेक्शंस होता है, जब दो से ज़्यादा सेल्स के बीच इंटरेक्शन होता है तब हमें टिश्यू मिलता है, ठीक है। सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ सेलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। मतलब वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें इंटरेक्शन तब जाके एक सेल मिलती है ना, तब एक हायर प्रॉपर्टी की ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब इंटरेक्शन होता है तब हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। द फिनोमेना इज ट्रू ऑफ हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल, सभी लेवल्स पर बात करते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बहुत ध्यान से टर्म सुनना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग
इवॉल्विंग मतलब इवोल्यूशन हो सकता, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब स्टेडी स्टेट वाला मतलब मेटाबॉलिज्म हो सकते, इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियस को पढ़ा है वो सब इस लाइन में मर्ज कर दिया इन्होंने एनसीईआरटी में। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। राइट, समझ लेना, ध्यान करना। बायोलॉजी क्या, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बस इतनी सी बात है। और एक पॉइंट और है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, आ सकता क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, हम सब लिंक्ड हैं बाई ईच अदर बाई शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। मतलब कि भिन्न भिन्न मात्रा, वेरी डिग्रीज। कॉमन जेनेटिक मटेरियल कॉमन है लेकिन उसकी डिग्री कौन सा कितनी मात्रा, जैसे ई कोलाई की है ना, वेरिंग डिग्री से कनेक्टेड है। अगला था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, इसको हम कल पढ़ेंगे।